हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मिले आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 100+ वीडियोस को आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो कि एरिया वाइज भारत का वर्ल्ड में कौन सा स्थान है, तो ये आपने याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसका एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बात करते हैं, भारत में 28 राज्य हैं, ये आपको पता है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं जो हैं वो समुद्र के साथ लगती हैं, ये आपने याद रखना है। भारत के कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं, और 8 जो हैं वो यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसी तरह बात करते हैं, कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, वो भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपने याद रखना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो है, ये 8 स्टेट्स है जहाँ से कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है। ये आपने इन स्टेट्स के नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन कभी एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती नहीं है, तो आपको स्टेट्स के नाम जो है तो वो पता ही होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, और ये 5 राज्यों से गुजरती है, ये आपने याद रखना है। भारत की मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तथा ग्रीनविच समय रेखा जो है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं, सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों के साथ लगती है? 8 राज्यों के साथ लगती है, ये आपने याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है वो देश का सबसे बड़ा, और गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है, ये भी आपने याद रखना है। तो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, और गोवा जो है वो देश का सबसे छोटा राज्य है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा जो है वो सिक्किम है, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं अवार्ड्स के बारे में, पुरस्कार के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन सा अवार्ड जो है कि कौन सा अवार्ड जो है किस फील्ड में दी जाता है। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो नोबेल प्राइज़ जो है वो आपको पता है, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है। किस किस फील्ड में दिया जाता है? पीस में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। तो ये आपने याद रखना है। केमिस्ट्री में कब से? केमिस्ट्री में 1901 से नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। उसी तरह इकोनॉमिक्स में 1969 से 1969 से नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, ये भी आपने याद रखना है। ये कब शुरू हुए थे? 1901 में शुरू हुए थे, ये आपने याद रखना है। उसी तरह अगला है आपका पुलित्ज़र प्राइज़ जो है, ये
किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1917 से दिया जा रहा है, ये भी आपने याद रखना है। एकेडमी जिन्हें ऑस्कर अवार्ड्स भी कहा जाता है, ये किस फील्ड में दिए जाते हैं? ये फिल्म में दिए जाते हैं। कब से दिए जा रहे हैं? 1929 से दिए जा रहे हैं। कलिंगा प्राइज़ जो है वो किस में दिया जाता है? कलिंगा अवार्ड जो है वो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। द मैन बुकर प्राइज़ जो है वो ये किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर में दिया जाता है, 1969 से दिया जा रहा है। ग्रैमी अवार्ड जो है, ग्रैमी अवार्ड जो है वो म्यूज़िक में दिया जा रहा है, 1958 से दिया जा रहा है। उसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट है रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये आपने याद रखना है। इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। तो एशिया नोबेल प्राइज़ इसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एशिया का जो नोबेल प्राइज़ है वो किसे कहा जाता है? तो वो रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है? गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस में, सोशल सर्विस में, जर्नलिज्म में, लिटरेचर में, कम्युनिकेशन में, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में। कब से दिया जा रहा है? 1957 से दिया जा रहा है, 1957 से दिया जा रहा है। उसी तरह बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न आपको पता है ये फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस में दिया जा रहा है। कब से? 1994 से। उसके बाद बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है? वो फिल्म में दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1969 से दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन आपने और याद रखना है कि सबसे पहले जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड था वो किसे मिला था? तो ये आपने याद रखना है, देविका रानी को मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है आपका ज्ञानपीठ जननपीठ अवार्ड जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये लिटरेचर के क्षेत्र में जाता है। हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड ऑफ इंडिया है, ये भी आपने याद रखना है, 1965 से दिया जा रहा है। सरस्वती सम्मान जो है वो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, 1991 से। बृहस्पति सम्मान जो है वो संस्कृत लिटरेचर में दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1992 से दिया जा रहा है। उसी तरह शंकर अवार्ड जो है, शंकर अवार्ड जो है वो इंडियन फिलोसफी, कल्चर एंड आर्ट के क्षेत्र में दिया जा रहा है। व्यास सम्मान जो है वो लिटरेचर में दिया जाता है। कबीर सम्मान जो है वो सोशियो कम्युनिकल हारमोनी में दिया जाता है। उसी तरह द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स कोचिंग ट्रेनिंग में दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1985 से दिया जा रहा है। अर्जुना अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जा रहा है, 1961 से। भटनागर अवार्ड जो है वो साइंस की क्षेत्र में दिया जा रहा है, 1957 से। धन्वंतरी अवार्ड जो है मेडिकल साइंस में दिया जाता है, 1971 से। बोरलोग अवार्ड जो है वो एग्रीकल्चर में दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। डॉक्टर वी.सी. रॉय अवार्ड जो है वो मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करते हैं हमारे संसद के बारे में। यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है। तो संसद जो है, भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है राज्यसभा को। लोकप्रिय सदन जो है वो लोकसभा को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। उसी तरह बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, थोड़ा हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा या संसद का उच्च सदन है, इसे उच्च सदन कहा जाता है, आपको पता है। अनुच्छेद 80 राज्यों के प्रतिनिधियों से बनता है, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा के जो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है। वर्तमान में ये संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्य का चुनाव राज्यों से और शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है? वो 250 है। वर्तमान में 245 इसकी संख्या है राज्यसभा के सदस्यों की। 233 सदस्य जो है वो चुनाव राज्यों से, तथा 12 सदस्य जो है, 12 सदस्यों को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है? 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। किस किस फील्ड में करते हैं ये पता होना चाहिए। कला के फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी होती है? वो 250 होती है। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसके 2/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये आपने याद रखना है। और राज्यसभा का जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट में, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं वे?
राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 2/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य जो है वो उनकी 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। 6 वर्ष जो होता है वो राज्यसभा सांसद का सदस्य का कार्यकाल होता है। उसी तरह बात करते हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें हैं, कितनी हैं, 31 है। और महाराष्ट्र की दूसरी सबसे अधिक सीटें हैं, कितनी, 19 हैं। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं। अब ये 3 सीटों से राज्यसभा सांसद कौन कौन है, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद कौन कौन से पता होना चाहिए आपको। श्रीमती इंदु गोस्वामी राज्यसभा सांसद है हिमाचल से। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी राज्यसभा सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से। प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी जो हैं वो भी राज्यसभा सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से। तो ये आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, 3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा सदस्यों की प्रमुख योग्यताओं के बारे में। उसकी योग्यता होनी चाहिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। 30 वर्ष जो है वो राज्यसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु है। वे केंद्र तथा अथवा राज्य सरकार के द्वारा किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। ये जो प्रमुख योग्यताएं हैं राज्यसभा सदस्य की, आपको पता होनी चाहिए। न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं हम लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है आपको पता है, इसे निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन अनुच्छेद 81 है। ये आप अनुच्छेद 81 में कहा गया है। इसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, श्री ओम बिड़ला हैं, ये आपने याद रखना है। ओम बिड़ला जो हैं वो प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसी तरह संविधान में लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 निर्धारित की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 है। इन सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों से तथा 13 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। और 2 सदस्य जो है वो आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो लोकसभा के लिए प्रेसिडेंट जो है वो कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है, नामांकित करता है, 2 सदस्यों को नामांकित करता है। जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करता था, ये आपने याद रखना है। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, श्री ओम बिड़ला हैं। अब उसके बाद बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष प्रणाली के आधार पर होता है। अभी हाल ही में अगले वर्ष में 2024 में आम चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ये आपने याद रखना है। लोकसभा सदस्यों की जो प्रमुख योग्यताएं हैं वे क्या हैं, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, वे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ये भी पता होना चाहिए। 4 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 4 सीटें हैं। कौन कौन से संसदीय क्षेत्र हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र हो गया, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हो गया, शिमला संसदीय क्षेत्र हो गया, और चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र हो गया। अब इन 4 सीटें हैं लोकसभा की और 3 है राज्यसभा की। अब लोकसभा से सांसद कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश से, ये भी पता होना चाहिए। मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हैं वो लोकसभा की सांसद हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह। उसी तरह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर जी सांसद हैं, ये पता होना चाहिए आपको। उसी तरह का चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र जो सांसद हैं वो श्री कृष्ण कपूर हैं, जबकि शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी जो हैं वो लोकसभा सांसद हैं। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा न्यूक्लियर पावर केंद्र नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर सेंटर।
तो चमेरा जो है वो आपका न्यूक्लियर पावर केंद्र नहीं है, बाकी नरोरा हो गया, कोटा हो गया, काकरा पार हो गया, ये जो है वो न्यूक्लियर पावर सेंटर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारतीय फिल्म और टीवी संस्थान जो है फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो भारतीय फिल्म और टीवी संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हर वर्ष वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट डे जो है वो मनाया जाता है। ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो हर वर्ष वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो आपको पता है प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको पता है ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जो है वो भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। द शॉर्टेस्ट डे इज, सबसे छोटा दिवस कौन सा है, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। 22 दिसंबर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा वेयर वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। तो ये आपको पता है ये पटना के समीप है, बिहार स्टेट में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं मधुबनी पेंटिंग जो है वो संबंधित है किससे, वो बिहार से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। फेमस तिरुपति टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको पता है ये आंध्र प्रदेश स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तिरुपति मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश स्टेट में है। उसी तरह जगन्नाथ मंदिर जो है वो पुरी में है, उड़ीसा स्टेट में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ दिए जाते हैं। केदारनाथ जो है वो किस राज्य में स्थित है, वो आपका उत्तराखंड स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। तो तिरुपति मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, वो आंध्र प्रदेश स्टेट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जवाहर टनल जो है वो किस राज्य में स्थित है, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको पता है ये जम्मू कश्मीर में है। ये जो क्वेश्चन था वो 2017 के वी एड एंट्रांस में पूछा गया था, तब जम्मू कश्मीर जो था वो भारत की एक स्टेट हुआ करता है। लेकिन अब आपको पता है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 थी वो हटा दी गई थी, और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। 2 यूटीज़ में इसे डिवाइड किया गया था, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ये आपने याद रखना है। तो अब जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपने याद रखना है। धारा 370 जो थी वो ख़त्म कर दी गई है 5 अगस्त 2019 को, ये आपने याद रखना है। तो अब जो है जम्मू कश्मीर जो है वो एक एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो जवाहर सुरंग जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये भी ऐसे इस टाइम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर में है, ये आपने याद रखना है। अभी भारत में कुल कितने स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं और 8 जो है वो यूटीज़ हैं, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत की विद्यज्ञ परिषद ने कानूनी शिक्षा की आयु सीमा किस आयु तक निर्धारित की है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड द एज लिमिट फॉर लीगल एजुकेशन एज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 25 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि एशिया का सबसे पुराना व सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो कहाँ पर स्थित है। एशिया ओल्डेस्ट लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सिचुएटेड है, तो ये आपको पता है ये तवांग में है, उत्तर अरुणाचल प्रदेश स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो भी आपको पता होना चाहिए, राजधानी जो है इसकी ईटानगर है। इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस स्टेट को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था पहले, ये आपने याद रखना है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी। द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मीरा कुमार जो थी वो फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी जिसकी लोकसभा की, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके मेनली पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली आपको आगामी HPU बीएड एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। थोड़ा इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम बीएड एंट्रेंस में काफ़ी हेल्प मिले। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPU बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, HPG के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर की वीडियो भी आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो अपने प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।